जी एक क्विक कमेंट मैं आपका चाहूंगा, इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखा जाए? इतना लंबा ऑपरेशन चलना, ऑपरेशन चलने के बाद बड़ी सफलताएं हासिल होना, और आज अब से कुछ देर बाद सदन में इस बात की चर्चा होना कि भाई हम बहुत आगे निकल चुके हैं। निश्चित ही हमको दीपेश इस बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना होगा कि ये तकरीबन 50 साल 45 साल पुरानी समस्या है जिसको लेके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये समस्या जो थी तो उसमें जो शुरुआती जो दौर था वो दौर गुजर गया है। ये उस दौर की कहानी है जब जिस दौर में विकास नहीं हुआ था, बहुत असमानता थी, या जिन इलाकों में 9-10 राज्यों में जो फैला हुआ था वहाँ असमानता बहुत ज़्यादा थी, सरकार पहुँची नहीं थी। तो वहाँ के लोगों के असंतोष को इन लोगों ने अपने अनुसार मोड़ा और सशस्त्र क्रांति की शुरुआत की और वो तमाम चीज़ें हुई। मगर अब हमारी सरकार बहुत आगे बढ़ गई है। हमारे गणतंत्र, हमारे आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं, होने को हैं। तो इस 75 साल में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो ये जो सरकार का बड़ा कड़ा कदम था, सरकार ने तय किया कि नहीं हम ख़त्म करके ही मानेंगे, क्योंकि वैसी कोई समस्या है नहीं। जो कहा जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा था, हम यदि सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें या उन इलाकों की बात करें जहाँ नक्सलवाद वहाँ पनपा था, तो वहाँ सबसे बड़े इलाके वो थे जहाँ पर हमारी सड़क नहीं पहुँच पा रही थी, हमारा विकास नहीं पहुँच पा रहा था। तो जब सड़क और विकास और जब सरकार नहीं पहुँच पा रही थी तो लोगों के असंतोष को इन लोगों ने अपनी एक विचारधारा में पनपाया और सरकार का दुश्मन बना के सरकार के आमने सामने खड़े हो गए। तो अब दुनिया में सशस्त्र क्रांति की कहीं जरूरत नहीं है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिन इलाकों में विकास नहीं था वहाँ विकास पहुँच रहा है। और यही सरकार का सबसे बड़ा मैसेज था कि ये जो हथियार छोड़िए, हम आपकी बात मानेंगे, आपके पास तक विकास दरवाजे तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल, और वही पहुँच भी रहा है। यही कारण है कि अब हथियार छोड़ दिए गए। लेकिन संजय, जिस बात का जिक्र मैं अमृत से कर रहा था उस पर थोड़ा सा आपकी भी एक टिप्पणी चाहूंगा कि क्या ये बहुत आसान है कह देना कि भाई नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, सशस्त्र नक्सलवाद खत्म हो चुका है? देखिए, आज अगर बात करें या कल बात करें कि अमित शाह ये घोषणा कर सकते हैं कि क्या देश से नक्सलवाद खत्म हो गया, तो इसका जवाब है नहीं। वो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी भी मिसिर बेसरा, असीम मंडल जैसे कुछ बड़े चेहरे जंगलों में बैठे हुए हैं। साथ ही सूड़ी केसा अपनी बटालियन की टीम के साथ अभी बस्तर के जंगलों में, सीमावर्ती इलाकों में घूम रहा है। यही वजह है कि लगभग 150 से ज़्यादा बड़े नक्सली अभी भी जंगलों में सक्रिय हैं। ऐसे में सीधा ये दावा करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात जो आपने कही थी विचारधारा वाली, मुझे लगता है इसे भी साफ करना चाहिए। सरकार ने बहुत ही साफ तरीके से कहा है कि हमारा उद्देश्य था 31 मार्च 2026 तक देश से आर्म्ड नक्सल कैडर को खत्म करना, यानी वो नक्सली जो अपने हाथ में हथियार लेके घूमते हैं उनका खात्मा करना, उन्हें मुख्यधारा में वापस लेके आना। लेकिन विचारधारा की बात की जाए तो विचारधारा का खात्मा एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई जो है वो आप इस तरह से समझिए कि अगर आप तेलंगाना जाते हैं, खास तौर पे नॉर्थ तेलंगाना जाते हैं दीपेश, तो वहाँ हर घर में आपको नक्सल स्मारक नजर आएंगे। गांव के बीच में 40-40, 50-50 फीट के बड़े नक्सली स्मारक बने हुए हैं जो वहां के गांव वालों ने खुद बनाए हैं, और आज भी वो इन नक्सलियों को किसी शहीद का दर्जा देते हैं जो इनकाउंटर्स में मारे गए। ऐसे में एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो सीधे सीधे नक्सल विचारधारा का समर्थन करता है। बदलाव इसमें कैसा आएगा, इसे ऐसे समझिए कि देवजी वेणुगोपाल राव जैसे बड़े नक्सली जो एक वक्त में नक्सल संगठन चलाते थे, वो आज ये कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी ये नक्सली जिन्होंने 60 सालों तक ये कहा कि हम हथियार के दम पर इस सत्ता को बदलना चाहते हैं, हम सत्ता हथियाना चाहते हैं, वो आज ये कहते हैं कि हमने अपने हथियार डाल दिए हैं, हम तो अब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही इस व्यवस्था में आकर बदलाव लाना चाहते हैं। यही वो बदलाव है जिसकी कोशिशें, जिसकी कवायदें लगातार सरकारों ने की, और इसका असर ये हुआ कि आज ऐसे बड़ी बात संजय आप कर रहे हैं। मैं इस पर और चर्चा करूंगा। मैं रोहित आपका रुख करूं, आप सीएम आवास के पास मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले ब्रजेश जी से क्विक कमेंट ले लेता हूं। ब्रजेश जी, जो अभी तक हथियारों के दम पर अपनी व्यवस्थाओं को लागू करना चाहते थे, वे अब ये कह रहे हैं कि भाई हम शांति की राह तो पकड़ चुके हैं, लोकतंत्र के मंदिर को देखने तो आ रहे हैं, लेकिन अब चुन कर आएंगे ताकि नीति निर्धारण भी कर सकें। बिल्कुल यही बात तुमको समझाने की कोशिश थी कि हमारे देश में कोई सशस्त्र क्रांति से सत्ता परिवर्तन नहीं होता। हमारे देश में हम लोग वोटिंग राइट्स है, हर आदमी को वोटिंग राइट्स मिला हुआ। उस वोटिंग राइट्स के दम पे सरकार में सहभागिता होती है, लोग विधायक, पंच, सरपंच और सांसद बनते हैं। तो यही बात इनको समझाने की कोशिश थी कि यदि आप बंदूक उठा के लड़ोगे तो हम बंदूक उठा के आपके सामने आएंगे, हमारे सुरक्षा जवान आपका मुकाबला करेंगे। मगर आप यदि हमारी मुख्य धारा में शामिल होकर चुनाव लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, तो फिर आप हमारे साथ काम करोगे, आपकी बातें सुनी जाएंगी। सुनने के लिए हमारे पास ढेर सारे मंच और मंचों पर अपनी बात करिए। तो यही बात समझाने की कोशिश की थी, और बहुत अच्छे तरीके से संजय बार बार समझा रहे हैं इस चीज़ को कि समस्या क्या है, कैसे सुलझेगी और अब क्या स्टेटस है। मुझे लगता है संजय बहुत बेहतर तरीके से बता रहे कि अभी क्या स्टेटस है। विचारधारा का सफाया नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, जब तक दुनिया में असमान
असमानता है, असंतोष है, संघर्ष है, विचारधाराएं जिंदा रहेंगी, कभी कम कभी ज़्यादा। रूस में भी वामपंथी विचारधारा का अंत नहीं हुआ, जबकि बहुत सारी सत्ता परिवर्तन हो गया है। मगर हमारे देश में अब जो बड़ी बात है वो ये कि जो उस विचारधारा के भी लोग थे अब वो हमारी मुख्य धारा में शामिल होंगे। हम जो वामपंथी लोग हैं, केरल में उनके पास सरकार है, पश्चिम बंगाल में उनके पास सरकार थी और केरल में फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन सबसे यही कहा जा रहा है भाई जिस तरीके से हमारी सरकार में पार्टिसिपेशन होता है, सहभागिता होती है, चुनाव लड़ी, अपनी बात कही, हम आपकी बात सुनेंगे। मगर यदि आप बंदूक लेके लड़ोगे, बंदूक लेके सोचोगे कि सत्ता परिवर्तन बंदूक से होगा, तो सत्ता परिवर्तन बंदूक से नहीं होगा। हमारे देश में संविधान है, नियमों की किताब है, उस नियमों की किताब से आपको चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो बहुत बड़े पैमाने पर जो नक्सली थे उन्होंने इस बात को समझा है, जो नहीं समझे हैं जो लोग, वो आने वाले दिनों में जरूर समझेंगे।